अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। चलो अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमने कल की क्लास में एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए थे और उससे पहले एडीआर के बैकग्राउंड के ऊपर हमने बात की कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कोर्ट की नज़र में जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है। जब भी हम किसी भी सिविल केस से डील कर रहे होंगे तो एडीआर की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखें, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को मैं वापस से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि जब हम मेथड्स पढ़ें तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जो है वो अप्लाई कर सकें। हर मेथड के लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करना एग्जाम में जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर मेथड्स ऑफ एडीआर एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों मेंशन करने होते हैं। तो सबसे सही पहले क्विकली समराइज करते हैं बातों को। हमने बात की थी कि एडीआर एडवांटेजियस है, क्यों? क्योंकि रेपुटेशन सेव हो जाती है। रेपुटेशन सेव कैसे होती है कि भाई पब्लिक हियरिंग नहीं होती, प्राइवेट हियरिंग होती है। दो लोगों में या तीन लोगों में बैठकर जो है वो डिस्प्यूट डिस्कस होता है और कॉमन ग्राउंड निकलता है और सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं और इसके बाद आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। सेकेंडली, हमने कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात की थी कि एडीआर के अंदर कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है, सेव हो जाती है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर लिटिगेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, आपको कोई लॉयर हायर करने की जरूरत नहीं है और जो बंदा आपका इश्यू रिजॉल्व करवा रहा है वो बहुत ही मिनिमम चार्जेस आपसे लेता है और समटाइम्स अगर वो कॉमन फ्रेंड है तो वो नहीं भी लेता, राइट। तो कॉस्ट आपकी सेव हो जाती है, जबकि कोर्ट के अंदर मल्टीपल जो है वो आपकी चीजों के अंदर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, सच एज डॉक्यूमेंटेशन है, लॉयर की फीस है, एटसेट्रा एटसेट्रा। टाइम के फैक्टर की हमने बात की थी कि एडीआर में टाइम सेव हो जाता है। टाइम कैसे सेव हो जाता है कि एडीआर के अंदर जो भी आपका डिस्प्यूट, आपका जो मैटर है वो रिजॉल्व कर रहा है, वो एट अ टाइम सिर्फ आपके ही केस से डील कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक केस है जिससे वो डील कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो फोकस कर पाएगा और वो अकॉर्डिंगली डिसीजन दे पाएगा, राइट, या वो एडवाइस दे पाएगा। कोर्ट के अंदर क्योंकि मल्टीपल केसेस चल रहे होते हैं एट अ टाइम, तो कोर्ट के पास टाइम कम होता है। कोर्ट के पास अदर इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं जिनके ऊपर उसको फोकस करना होता है। उसके पास मल्टीपल नेचर के इश्यूज आ रहे होते हैं, क्रिमिनल भी आ रहा है, सिविल भी आ रहा है। क्रिमिनल के अंदर मल्टीपल केसेस हैं, कोई माइनर ऑफेंस है, कोई मेजर ऑफेंस है, तो अकॉर्डिंगली कोर्ट की अटेंशन इंपॉर्टेंट केसेस के टूवर्ड्स जो है वो ज्यादा फोकस्ड होती है। फिर हमने रिलेशनशिप की बात की थी। रिलेशनशिप में हमने डिस्कस किया था कि एडीआर में रिलेशनशिप ऐसे सेव हो जाता है क्योंकि एडीआर जो है वो विन विन सिचुएशन होती है। देयरफॉर पार्टीज फ्यूचर में जो है वो अपने रिलेशनशिप को, अपने बिजनेस वगैरह को कंटिन्यू रख सकती है, ठीक है। जबकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, विन लूज सिचुएशन होती है, एक पार्टी जो है वो हार जाती है और जाहिर सी बात है जो पार्टी कोर्ट में पब्लिकली जो है वो फेल हो जाती है आर्ग्यूमेंट्स करने में और केस हार जाती है, तो रिलेशनशिप डैमेज हो जाता है। रिलेशनशिप डैमेज कैसे हो जाता है कि वो फिर फर्दर फ्यूचर में अपने बिजनेस को या अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, यूजुअली ऑब्जर्व किया गया, राइट। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ, तो शॉर्टली इनके ऊपर बात करके फिर मेथड्स के ऊपर जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करने का मकसद ये है कि जब हम मेथड्स डिस्कस करें तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो वो आप लोग अकॉर्डिंगली जो है वो जवाब दे सकते। खैर, फिर टेक्निकल एक्सपर्ट की हमने बात की थी। टेक्निकल एक्सपर्ट एडीआर में आपके पास अवेलेबल होता है, जबकि कोर्ट के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लीगल एक्सपर्ट होता है। टेक्निकल एक्सपर्ट और लीगल एक्सपर्ट का मैंने आपको ये समझाया था कि टेक्निकल एक्सपर्ट का मतलब ये है कि फील्ड का, रेलेवेंट फील्ड का एक्सपर्ट जो पर्सन है उसको आप अपना मैटर दे सकते हो। अगर आप प्राइवेटली अपने मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो थ्रू एनी मेथड ऑफ एडीआर, तो आप जो है उस
रेलेवेंट फील्ड का एक्सपर्ट जो है वो हायर कर सकते हो। सही है। इससे एडवांटेज क्या मिलेगा कि वो आपकी फील्ड से रिलेटेड इश्यूज को समझता होगा। जब वो उन इश्यूज को समझेगा तो वो प्रॉपर एक जो है वो सोल्यूशन आपको एडवाइस करेगा, एक प्रॉपर आपको डिसीजन देगा जिसमें दोनों पार्टीज का इंटरेस्ट जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा होगा। राइट। लीगल एक्सपर्ट का मतलब क्या है कि लीगल एक्सपर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉ जानता है, वो सिर्फ और सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन जानता है। तो कोर्ट के अंदर जो जज बैठा है वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, वो लीगल एक्सपर्ट। सही है। तो एडीआर की तरफ आप जाते हैं तो आपको टेक्निकल एक्सपर्ट मिल जाता है जिससे फेवरेबल आउटकम आ सकता है। डिसएडवांटेजेस में हमने डिस्कस किया था कि एडीआर के अंदर आपको टेक्निकल एक्सपर्ट तो मिल जाता है लेकिन लीगल एक्सपर्ट नहीं होता और एज अ रिजल्ट वो इलॉजिकल या अनफेयर डिसीजंस दे रहा होता है। ठीक है। इलॉजिकल और अनफेयर डिसीजंस का अल्टीमेटली आउटकम क्या होता है कि आप कोर्ट जा रहे होते हो। जब आपको कोर्ट ही जाना था तो एडीआर कंसिडर करने का फायदा क्या हुआ। तो डिसएडवांटेजेस में हम सबसे पहले इस फैक्टर को हाईलाइट करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे कि एडीआर के जो डिसीजंस होते हैं वो कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं। तो जब कोर्ट में वो चीजें चैलेंज हो सकती हैं तो एडीआर कंडक्ट करवाने का फायदा ही कुछ नहीं हुआ। आपका उल्टा डबल टाइम वेस्ट हो गया कि आपने पहले एडीआर कंसिडर किया, प्राइवेटली मैटर को रिजॉल्व करने की कोशिश की और जब वो मैटर रिजॉल्व होने लगा था, डिसीजन आया, तब जो है दूसरी पार्टी ने मानने से मना कर दिया या दूसरी पार्टी ने कोर्ट में जाकर चैलेंज कर दिया। अब कोर्ट में जाकर आप अपनी पोजीशन अलग से क्लियर करें और उसके बाद फिर आपका कोई जो मैटर है उसके रिजॉल्व होने के चांसेस बने। ठीक है। अब कोर्ट में तो आपको पता है कि मल्टीपल केसेस हैं तो वहां पर टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। थर्ड डिसएडवांटेज हमने डिस्कस किया था कि एडीआर कभी कभी इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, जिसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि एडीआर के लिए जो आप कॉमन फ्रेंड हायर करते हैं या आर्बिट्रेटर हायर करते हैं, मीडिएटर, जो भी आप बंदा हायर करते हैं वो म्यूचुअल कंसेंट से आता है। यानी कि दोनों पार्टीज जब अग्री करती हैं तभी वो बंदा आपके मैटर को, आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने की कोशिश करेगा या आपको एडवाइस करेगा। राइट। तो कभी कभी जो है वो एडीआर इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। इम्प्रैक्टिकल कैसे हो जाता है कि ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट पार्टीज डिसाइड ही नहीं कर पाती कि कौन इनका मैटर रिजॉल्व करेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि लेट से मेरा और आपका डिस्प्यूट हो गया तो मैं जो बंदा लेकर आऊंगा अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराने के लिए, आप कहोगे कि ये तो वन साइडेड डिसीजन लेगा। क्यों? क्योंकि आपका फ्रेंड है। आप अपनी साइड से कोई बंदा लेकर आएंगे तो मैं ऑब्जेक्शन रेज कर दूंगा कि भाई ये तो आपके फेवर में जाएगा, तो मैं इसको नहीं मानता। लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से पार्टीज डिसाइड ही नहीं कर पाती कि कौन उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व करेगा या कौन उनको एडवाइस करेगा। फिर हमने बात की थी कि एडीआर कभी कभी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। एक्सपेंसिव कैसे हो सकता है कि अगर जो बंदा एडीआर में आपका मैटर रिजॉल्व कर रहा है, अगर उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा है या वो क्वालिफाइड बंदा है, लाइक फॉर एग्जांपल चार्टेड अकाउंटेंट है, आपके इशू को रिजॉल्व कराने के लिए उसने टाइम निकाला है और वो आपको जो है बिठाकर मीटिंग्स करवा रहा है, दोनों पार्टीज को बिठाकर मीटिंग्स करवा रहा है, दोनों पार्टीज के दरमियान मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बना हुआ है, यानी कि मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। तो अब वो अपना इतना कीमती टाइम निकाल रहा है तो डेफिनेटली वो चार्ज करेगा। और कभी कभी जब फेमस लोग होते हैं, अगर लेट से वो मीडिएशन में एक्सपर्ट है, ठीक है, मीडिएशन कंडक्ट करवाने में एक्सपर्ट है, तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी फी चार्ज करेगा क्योंकि उसको उसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई। राइट। तो जब फेमस हो जाते हैं तो उसके बाद जो है उनका जो फी का क्राइटेरिया है वो भी बढ़ जाता है। तो एडीआर जब एक्सपेंसिव हो रहा है तो हम कोर्ट क्यों ना जाए, वो एक फॉर्मल प्रोसीजर भी है और वहां पर चेक एंड बैलेंस भी है और वहां पर जो है वो डिसीजन को इन्फोर्सिबल कराने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो रिक्वायर्ड स्टेप्स भी लेती है। राइट। तो एडीआर अगर राइट। एक्सपेंसिव जाएगा तो हम प्राइवेट सेटलमेंट की तरफ जाना बंद कर देंगे। ठीक है। अच्छा। फिर हमने इनफॉर्मल प्रोसीजर की बात की थी। इनफॉर्मल प्रोसीजर कैसे है एडीआर कि यहाँ पर
कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। अब मीडिएटर है वो एक ले पर्सन है, एक आम आदमी है, कॉमन आदमी है। अब वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करा रहा है, वो कॉल कर रहा है पार्टीज को, पार्टीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। ठीक है, पार्टीज मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रही, अटेंड कर रही है तो आधी मीटिंग में छोड़कर चले जा रहे हैं, सीरियसली नहीं ले रहे हैं। राइट। तो ऐसे सारे इश्यूज जो है वो एडीआर में कॉमन है। और यहाँ पर एक इनफॉर्मल प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जैसे कोर्ट के अंदर अगर आपको कोर्ट ने नोटिस दिया अपेयर होने का और आप अपेयर नहीं हुए तो कोर्ट जो है अकॉर्डिंगली लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो आपके अगेंस्ट इनिशिएट करेगी। ठीक है, आपको एक दो दफा वार्निंग दी जाएगी, वार्निंग के बाद आपको जो है वो अरेस्ट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सही है। इनफॉर्मल एडीआर के जितने मेथड्स हैं वो इनफॉर्मल प्रोसीजर। ठीक है, चलें अब आ जाते हैं हम मेथड्स के ऊपर। बहरोज हमने डिस्कस किया कि सबसे पहला मेथड जो होता है, सबसे जो इनिशियल स्टेप होता है जो कि हर ले पर्सन जो है वो लेता है जब भी उसका डिस्प्यूट होता है किसी के साथ, वो होता है निगोसिएशन। ठीक है, स्टेप टूवर्ड्स नेगोशिएशन। नेगोशिएशंस दो टाइप्स की होती हैं, एक डायरेक्टली विद द पार्टीज और एक नेगोशिएशन इनडायरेक्टली। लीगल काउंसिल। ठीक है, तो अगर नेगोशिएशन की हम बात करें बरोज, नेगोशिएशन के अंदर कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो हमने डिस्कस ना की हो। नेगोशिएशन के अंदर डायरेक्ट पार्टीज से कम्युनिकेशन होती है। अब जरा इफेक्टिवनेस की बात करते हैं इस मेथड की। मुझे बताओ, डायरेक्टली अगर पार्टी से नेगोशिएट करेंगे तो क्या एडवांटेज आप ऑब्जर्व करोगे? सर एडवांटेज इसका ये होगा कि सर ये इशू जो है वो प्राइवेट ही रहेगा। ठीक है, तो रेपुटेशन की आप बात करें डायरेक्टली कि रेपुटेशन सेव हो जाएगी। सही है, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कोई कॉस्ट इन्वॉल्व हो ये रही है लेस डायरेक्ट टाइम पार्टी से आप कंज्यूमिंग भी कम्युनिकेट होगा। कर रहे हैं। ठीक है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा रिलेशनशिप से हो सकता है, लेट्स से नेगोशिएशन आप कर रहे हैं फ्रेंड के साथ, डिस्प्यूट है आपका फ्रेंड के साथ, रिलेशनशिप से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो जो जो एडवांटेजेस हैं उनको मेथड्स के ऊपर आप अप्लाई करो। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट इसके ऊपर, टाइप के ऊपर, नेगोशिएशन थ्रू लीगल काउंसिल। क्या यहाँ पर एडवांटेजेस हैं, और अगर मैं डिसएडवांटेज कोई हाईलाइट करने का हूँ तो क्या डिसएडवांटेज मुझे बताओगे? सर एडवांटेज बता दो सबसे पहले तो। एडवांटेज क्या है? टाइम सेव हो जाएगा, कॉस्ट सेव हो सकती है, राइट। रिलेशनशिप भी सेव हो सकता है क्योंकि तीन लोग हैं, तीन से ज्यादा लोग नहीं, दो पार्टीज हैं जिनका मसला है, और एक दोनों जो है वो लीगल काउंसिल मौजूद है। ठीक है, तो प्राइवेटली आपका यस सर। मैटर रिजॉल्व होगा। तो रेपुटेशन सेव हो रही है, रिलेशनशिप भी सेव हो रहा है, टेक्निकल एक्सपर्ट भी मिल रहा है कि जहाँ लॉयर्स कम्युनिकेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो कंसिक्वेंसेस को जानते हैं, राइट। उनको पता है राइट कि सर। पार्टीज क्या डिमांड कर रही हैं और कोर्ट में उसकी क्या वैल्यू होगी, और कोर्ट जाकर इश्यू जो है वो कैसे रिजॉल्व होगा, तो वो अपनी पार्टीज को अकॉर्डिंगली एडवाइस कर देंगे कि कोर्ट जाना आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैं अगर डिसएडवांटेज हाईलाइट करने देता हूँ तो तुम्हारी नजर में डिसएडवांटेज क्या होगा इस प्रोसेस का? सर इस प्रोसेस की कॉस्ट ज्यादा होगी। एग्जैक्टली सही है। मैं यही चाह रहा था कि जब हम मेथड जो है डिस्कस करें तो आप थोड़ा सा अपना जो है वो माइंड यूज करो और नॉलेज को अप्लाई करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस्ट कैसे बढ़ रही है। कॉस्ट ऐसे बढ़ रही है कि जब आप लीगल काउंसिल्स को इन्वॉल्व कर रहे हो एक प्राइवेट सेटलमेंट के अंदर, तो लीगल काउंसिल्स तो ऑब्वियसली अपने स्टैंडर्ड, अपने क्राइटेरिया के हिसाब से फी चार्ज करेंगे, है ना। जी तो सर। एडीआर एक्सपेंसिव हो गया, तो जब एक्सपेंसिव हो गया, जब लीगल काउंसिल भी आप अपॉइंट कर रहे हो तो आप कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? एक फॉर्मल प्रोसीजर के थ्रू ही अपना मैटर रिजॉल्व करवा लो, तो जो डिसीजन आएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी इंश्योर किया जाएगा। एडीआर में तो जो डिसीजन आ जाए, जो अग्री हो जाए, उससे पार्टीज अक्सर बैक ऑफ कर जाती है, राइट। राइट सर। चलें अब आ जाए मीडिएशन के ऊपर। मीडिएशन में मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है? मीडिएटर होता है जो मैसेजेस कन्वे करता है दोनों पार्टीज के दरमियान। ठीक है, राइट सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मीडिएटर का रोल जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस कन्वे करना है या एडवाइस करना भी? ठीक है, मीडिएटर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ
एज अ मैसेज मीडियम ऑफ करना। कम्युनिकेशन, यस सर। एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट करता है। ठीक है, दोनों पार्टीज की डिमांड्स एक दूसरे के टूवर्ड्स जो है वो फॉरवर्ड करेगा, और उसके बाद दोनों पार्टीज जो है वो आपस में एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन मीडिएशन के मल्टीपल आपके पास टाइप्स होती हैं, मल्टीपल इसके जो है वो तरीके होते हैं जिससे इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसमें आपके पास ऑनलाइन मीडिएशन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, फॉर्मल आपके पास मीडिएशन सर्विसेज भी हैं, फॉर्मलाइज्ड जो है वो एक तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंडक्ट करवाती है मीडिएशन को। सही है, जैसे कि लंदन के अंदर सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है जो कि 1991 में एस्टेब्लिश हुई। इनका काम क्या था कि ये पार्टीज की कम्युनिकेशन को इनेबल कराते थे और मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाते थे ताकि पार्टीज आपस में कम्युनिकेट करें और अपने दरमियान कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करें और एक डिसीजन पर आ जाएं ताकि उनका डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। अच्छा, एक और फॉर्मलाइज मीडिएशन जो प्रोसेस है उसके अंदर मिनी ट्रायल भी कंडक्ट होता है। सही है, मिनी ट्रायल का मतलब क्या है कि दोनों पार्टीज प्रेजेंट होती हैं और पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि पार्टीज अपनी अपनी तरफ से किसी बड़े को, किसी एग्जीक्यूटिव को साथ लेकर आते हैं, दोनों पार्टीज की बातें सुनी जाती हैं और इसके बाद दोनों पार्टीज के एग्जीक्यूटिव्स आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और कॉमन ग्राउंड्स फाइंड आउट करते हैं ताकि इशू को रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है। मेजर डिसएडवांटेज क्या है मीडिएशन का? एडवांटेज तो चलो हम बात कर सकते हैं कि रेपुटेशन सेव हो जाती है, कॉस्ट सेव हो जाती है, टाइम भी सेव हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या होगा मीडिएशन का? देखिए, मीडिएशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि आपका इशू कब रिजॉल्व होगा या होगा भी या नहीं होगा। जी सर। राइट, तो ये डिसएडवांटेज है जिसको जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर एग्जामिनर हमसे एडीआर की इफेक्टिवनेस की बात करे, इफेक्टिवनेस के ऊपर क्वेश्चन करे, तो हम जो है डिसएडवांटेज को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एविडेंस है, रिपोर्ट है, एक रिसर्च है, वो ये शो करती है कि 80% ऑफ केसेस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं थ्रू मीडिएशन। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा इशू ये होता है किसी भी डिस्प्यूट के अंदर कि पार्टीज आपस में कम्युनिकेशन बंद कर देती है। जब आपस में बातचीत बंद होगी तो फर्दर मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्रिएट होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने वाला कोई नहीं होगा, पार्टीज आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट तो कर ही नहीं रही। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के जी अंदर सर। सबसे बड़ा मसला ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और फिर उनको क्लियर करना जो है वो जरूरी होता है। तो मीडिएशन में जब एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो पार्टीज जो है वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाती हैं और कोई ना कोई कॉमन ग्राउंड निकल आता है और इशू रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन मीडिएशन सर्विसेज के लिए आपके पास जो वेबसाइट अवेलेबल है वो एक मैंने यहाँ पर मेंशन की है, www.onlinemediators.com। इसके अलावा भी काफी यूके के अंदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर मीडिएशन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। तो अगर आपका रिसर्च करने का मूड हो तो आप गूगल पे जाकर मीडिएशन सर्विसेज सर्च करें, मीडिएशन सर्विसेज इन यूके या ऑनलाइन मीडिएशन सर्विसेज इन यूके, तो आपको मल्टीपल लिंक्स मिलेंगे। चलें, कैंसिलिएशन में क्या बताया था मैंने आपको बरोज? कैंसिलिएशन के अंदर जो कॉमन फ्रेंड है या कॉमन इंडिविजुअल है जो आपके मैटर को रिजॉल्व कराने के लिए बीच में आया है, वो आपको एडवाइस भी दे सकता है, लेकिन दैट एडवाइस इज नॉट मैंडेटरी टू बी फॉलोड। सही है, आपकी मर्जी है, जी आपको सर। अच्छी लगती है एडवाइस, आपको अपने इंटरेस्ट में लगती है, आप उसको फॉलो करें। अदरवाइज आप उसको जो है छोड़कर आप अपने हिसाब से भी इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कंसिलिएशन के अंदर एडवांटेज क्या है? टाइम सेव हो जाएगा, कॉस्ट सेव हो जाएगी, रेपुटेशन सेव हो जाएगी, रिलेशनशिप भी सेव हो जाएगा क्योंकि तीन लोगों में डिस्प्यूट रिजॉल्व हो रहा है, पब्लिक हियरिंग नहीं हो रही कोर्ट की तरह। कोर्ट में जब हियरिंग होती है तो 25 to 30 लोग और वहां पर मौजूद होते हैं। डिपेंड करता है कोर्ट रूम कितना बड़ा है, कभी कभी ज्यादा लोग भी होते हैं, लेकिन जो छोटे से छोटा कोर्ट रूम भी होता है उसमें भी 25 to 30 लोग प्रेजेंट होते हैं। उनके सामने जब आप अपना केस प्रेजेंट करते हैं
आर्ग्यूमेंट्स करते हैं जज के सामने, तो वो सब सुन रहे होते हैं, आपकी रेपुटेशन स्टेक पर होती है, सही, आपका रिलेशनशिप डैमेज होने के चांसेस होता है। एडीआर के किसी भी मेथड के अंदर आपकी रेपुटेशन को सेव किया जा सकता है, रिलेशनशिप को सेव किया जा सकता है, क्योंकि प्राइवेट सेटलमेंट होगा, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज क्या है? रिलेशनशिप सेव हो जाएगा तो फर्दर फ्यूचर में डीलिंग हो सकेगी, फर्दर पार्टनरशिप अगर है पार्टीज के दरमियान उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। डिसएडवांटेज क्या है? अगेन सेम थिंग, गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि इशू रिजॉल्व होगा, कोई गारंटी नहीं है कि डिसीजन आ गया तो उसको फॉलो भी किया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने का कोई तरीका नहीं। क्यों? क्योंकि एडीआर के सारे मेथड्स, ऑलमोस्ट सारे मेथड्स इनफॉर्मल हैं एक्सेप्ट फॉर आर्बिट्रेशन। राइट। चलें, आर्बिट्रेशन के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट मेथड सबसे इफेक्टिव मेथड और फॉर्मल मेथड जिसका डिसीजन कोर्ट में इन्फोर्सिबल होता है। आर्बिट्रेशन में आपके पास जो डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाता है उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। आर्बिट्रेटर भी म्यूचुअल कंसेंट से आता है। अगर पार्टीज आपस में अग्री कर लें कि हमें इस पर्टिकुलर आर्बिट्रेटर से अपने इशू को रिजॉल्व कराना है, ठीक है, पार्टीज ने आपस में डिसाइड कर लिया, वेल एंड गुड। अगर पार्टीज आपस में डिसाइड नहीं कर पा रही कि कौन उनका डिस्प्यूट रिजॉल्व कराएगा, तो पार्टीज जो है वो कोर्ट से कांटेक्ट कर सकती हैं, कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती हैं, कोर्ट जो है उनको आर्बिट्रेटर प्रोवाइड करेगा। अच्छा, आर्बिट्रेटर जो है वो जो भी डिसीजन देता है कोर्ट में इन्फोर्सिबल होता है। दैट मींस कि अगर आपने आर्बिट्रेटर के डिसीजन को फॉलो नहीं किया तो आपके अगेंस्ट केस फाइल हो सकता है। आर्बिट्रेटर के डिसीजन को मानना कंपलसरी इस वजह से भी है क्योंकि आर्बिट्रेशन कंडक्ट करवाने से पहले आर्बिट्रेटर आपसे अग्रीमेंट साइन कराता है कि यहाँ पर जो भी डिसीजन होगा इस प्रोसीजर के थ्रू ये इन्फोर्सिबल होगा और दोनों पार्टीज इसको मानने के लिए बाउंड है, ठीक है। दोनों पार्टीज को जो है वो ये डिसीजन मानना होगा। जब दोनों पार्टीज अपना कंसेंट दे देती हैं तभी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस जो है वो फर्दर प्रोग्रेस करता है, कंटिन्यू होता है और इसके बाद आर्बिट्रेटर जो है वो सिचुएशन को वैल्यूएट करके डिसीजन देता है। तो आपने एक दफा कंसेंट दे दिया कि आप डिसीजन को फॉलो करेंगे, आप एक्सेप्ट करेंगे डिसीजन को, इसके बाद आप बैक ऑफ नहीं हो सकते। और अगर आप बैक ऑफ हुए हो और आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल हो गया, सही है, तो ये आपके लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन। आपको अपनी सिचुएशन अगर क्लियर करनी है तो आपके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने आर्बिट्रेटर के डिसीजन को क्यों नहीं माना। या तो आप ये शो कर दें कि आर्बिट्रेटर बाइस था, उसने वन साइडेड डिसीजन लिया है, उसने फेयरनेस को इंश्योर नहीं किया, उसने जो है वो आपको बात करने का टाइम नहीं दिया या आपकी पोजीशन क्लियर करने का आपको टाइम नहीं दिया। यानी कि आप बायसनेस के एलिमेंट को किसी न किसी तरीके से शो करेंगे कि आर्बिट्रेटर सही नहीं था, इस वजह से आपने जो है वो उसके डिसीजन को नहीं माना और आपने कोर्ट में आना ज्यादा पसंद किया, राइट। अदरवाइज अगर आपके पास रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो कोर्ट ऑफ लॉ सिंपली आर्बिट्रेटर के डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराएगा, उसी को जो है वो फॉलो करवाएगा। अच्छा, राइट। आर्बिट्रेशन के एडवांटेजेस बहुत हैं, टाइम, कॉस्ट, रेपुटेशन, रिलेशनशिप, टेक्निकल एक्सपर्ट वगैरह, तो ऑब्वियसली एडवांटेजेस होंगे ही इसके। लेकिन सबसे बड़ा और मेजर एडवांटेज ये है कि ये एक फॉर्मल प्रोसीजर है, राइट। यहाँ पर पार्टीज के अंदर एटलीस्ट जो है वो डर मौजूद होता है कि ये डिसीजन कोर्ट में इन्फोर्सिबल होगा। अगर हम बाकी मेथड्स को देखें, लाइक निगोसिएशंस को देखें या मीडिएशन को देखें, सही है, या कंसिलिएशन को देखें, तो वहां पर इशू क्या है कि पार्टीज सीरियस नहीं हो रही, पार्टीज जो है वो बहुत लाइटली कंसिडर कर रही है एडीआर। यहाँ पर आर्बिट्रेशन के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ जो है क्योंकि इसके डिसीजन को एक्सेप्ट करता है, कोर्ट में इन्फोर्सिबल होता है, देयरफॉर पार्टीज इस प्रोसेस को, इस मेथड को सीरियसली लेती हैं और इफेक्टिवनेस भी इसकी ज्यादा है। ज्यादातर लोग जैसे कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स तो कैरी आउट करते ही हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस को मेनली आर्बिट्रेशन को ही प्रेफरेंस देती हैं। क्यों? क्योंकि गारंटी है कि इशू रिजॉल्व होगा। अगर नहीं हुआ, अगर कोई पार्टी बैक ऑफ होती है तो कोर्ट में जाने का ऑप्शन अवेलेबल है
और कोर्ट में अगर आप जाते हैं और सामने वाली पार्टी ने आपके साथ जो है वो मिसकमिटमेंट की है, वो बैक ऑफ हुआ है, तो आपकी बड़ी स्ट्रांग पोजीशन, आपने आर्बिट्रेशन कंडक्ट कराया, आप उसी डिसीजन के ऊपर जो है वो फर्मली खड़े हुए थे, और सामने वाली पार्टी ने आपके साथ जो है वो आप कह सकते हैं कि भाई उसने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया, राइट। तो आर्बिट्रेशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है हमारे पास। आर्बिट्रेशन में जो डिसीजन आर्बिट्रेटर देता है उसको अवार्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? अवार्ड। देखिए यहाँ पर मेंशन भी है, आर्बिट्रेटर का जो भी डिसीजन है उसको अवार्ड कहते हैं। और आर्बिट्रेटर जो भी आपको डिसीजन देता है और जिस तरीके से वो केस को रिजॉल्व करता है और उसके जो पावर्स हैं, सही, ये सब क्लियर हुए इन केस ऑफ स्कॉट वर्सेस एवरेट। ठीक है, स्कॉट वर्सेस एवरेट के केस के अंदर आर्बिट्रेशन का पूरा प्रोसीजर जो है उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑब्जर्व की गई। और एक और चीज को हाईलाइट किया इस केस ने कि अगर किसी अग्रीमेंट के अंदर ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट पार्टीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडीआर के थ्रू या आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है वो अपने मैटर को रिजॉल्व करेंगी, तो फिर पार्टीज के पास कोर्ट जाने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जाहिर सी सही बात है सर। उस अग्रीमेंट के ऊपर हम जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉपरली चेक करेंगे कि अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज ने वेदर इस बात पर अग्री किया था या नहीं किया था। हम वैलिडिटी को चेक करेंगे बेसिक। अगर अग्रीमेंट में ये क्लियरली मेंशन्ड है कि पार्टीज वुड गो फॉर आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग, दोनों पार्टीज ने साइन किया हुआ है, तो फिर इसके बाद जो है कोर्ट जाने का ऑप्शन किसी भी पार्टी के पास अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अच्छा देखें, यहाँ पर हमारा ये जो एडीआर का डिस्कशन है वो खत्म होता है। इसके कुछ केसेस जरा देख लेते हैं। एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन करता है, किस तरीके से एग्जाम में एडीआर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं Q1। इमेजिन 20 वेरिएंट 1-2 हमने खोला है, इसमें एडीआर का क्वेश्चन नहीं आया। चलिए दूसरा वेरिएंट खोल लेते हैं। देखें भाई, फर्स्ट क्वेश्चन दरोज जी सर। स्क्रीन पे भी है, नजर आ रहा है आपको? जी सर। चलें फर्स्ट क्वेश्चन रीड करें। Jenny recently bought an expensive refrigerator from ABC Kitchens. It has now broken down. Explain the most relevant methods of ADR available to Jenny. Discuss the advantages and disadvantages of each method. देखो, हमने जब डिस्कशन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था कि हर मेथड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स एग्जामिनर इसी के ऊपर क्वेश्चन करता है कि मेथड्स डिफाइन करें और उसकी इफेक्टिवनेस बताएं और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियरली मेंशन करें। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन के अंदर कैसे आंसर करोगे? सर इसमें सबसे पहले एडीआर की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात होगी, ठीक है।
जैसे मैंने Right. आपको सारा स्ट्रक्चर समझाया, ठीक है। एडीआर की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात होगी। इसके बाद एडीआर के सारे मेथड्स आप मेंशन करेंगे, फिर आप इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करेंगे और फिर डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद एक एक मेथड आप मेंशन करेंगे और उसके साथ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को रिलेट करेंगे और बताएंगे कि जेनी के लिए, इस क्वेश्चन के अंदर जेनी के लिए कौन सा इफेक्टिव मेथड है और वो इफेक्टिव क्यों है, उसकी वजह क्या है। तो यहाँ पर आप जो है वो कह सकते हैं कि नेगोशिएशन की तरफ जाना चाहें, नेगोशिएशन की तरफ आप चले जाएं, आप नेगोशिएशन को इफेक्टिव मेथड बता दें। अगर आपको लगता है कि नहीं नेगोशिएशन इफेक्टिव मेथड नहीं होगा इस केस के अंदर, नेगोशिएशन थ्रू लीगल काउंसिल होगा, तो देखें ऐसे जो केसेस होते हैं ना जिसमें एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आप बताएं कि कौन सा सुटेबल मेथड है पार्टी के लिए, वहां पर जी सर। क्वेश्चन ओपन एंडेड होता है, आप किसी भी मेथड के ऊपर जा सकते हैं। अगर आपको आर्बिट्रेशन सही लगता है तो आप आर्बिट्रेशन के फेवर में चले जाएं कि इसको जो है वो आर्बिट्रेशन ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो है वो एक फॉर्मल प्रोसीजर है, वहां पर डिसीजन इन्फोर्सिबल होगा, इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया जाए, राइट। तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेथड सारे लिखेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और मेथड्स के जो है वो क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे, राइट। राइट तो सर। ये हो गया। एक और पेपर देख लेते हैं। अच्छा ये देखें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी एडीआर का क्वेश्चन है। Compare and solution and Compare conciliation and arbitration as alternative methods of resolving disputes. Evaluate the effectiveness of each method. ठीक है। अगेन देखें, घूम फिर के एग्जामिनर कहीं आपसे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर रहा, वो जी सर। आपके कोर्स मटेरियल के ऊपर ही घूम रहा है, कोर्स मटेरियल से रिलेटेड ही क्वेश्चन करेगा वो, कभी भी वो आउट ऑफ द बॉक्स बात नहीं कर रहा होगा। देखिए कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन पूछ रहा है, मेथड्स बताएं और उसकी इफेक्टिवनेस को डिस्कस करें कि ये एज कंपेयर टू अदर मेथड्स इफेक्टिव कैसे हैं, ठीक है। राइट इसके सर। अंदर सारे आप एडवांटेजेस मेंशन करेंगे, आर्बिट्रेशन फॉर्मल प्रोसीजर है, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराया जाता है, पार्टीज अग्री करती हैं तो फिर उनको उस अग्रीमेंट पे रहना होता है, वो बैक ऑफ नहीं कर सकती, ठीक है। अक्सर कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन इस ऑप्शन को, इस मेथड को ऑप्ट करती हैं, दैट शोज कि ये कितना इफेक्टिव मेथड है, कि बड़ी बड़ी कंपनीज इस मेथड के ऊपर रिलाई कर रही हैं रादर देन गोइंग टू कोर्ट, रादर देन को गोइंग फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जब कंसिलिएशन के एडवांटेजेस की बात करेंगे तो वहां पर आप डिस्कस करेंगे कि भाई यहाँ पर दोनों पार्टीज के दरमियान जो डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने वाला बंदा है वो एडवाइस कर सकता है पार्टीज को अकॉर्डिंगली, मे बी वो टेक्निकल एक्सपर्ट हो, मे बी वो उसी रेलेवेंट फील्ड का बंदा हो, मे बी वो कोई ऐसी कॉमन जो है वो बातें अग्री करवा ले पार्टी से, कोई ऐसा कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट कर ले अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए कि पार्टीज पहले उस ग्राउंड के बारे में ना सोच रही, सही है। तो उसकी एडवाइस जो है वो काफी हेल्पफुल हो सकती है, सही। और पार्टीज जो है उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकती हैं। फिर अगर पार्टीज को एडवाइस सही सर। नहीं लगती, उनके पास ऑप्शन है कि वो कोई और मेथड ऑप्ट करें या किसी और आर्बिट्रेटर को हायर कर लें या किसी और मीडिएटर को हायर कर लें, अगर उनको कंसिलिएशन के अंदर जो बंदा रिजॉल्व करा डिस्प्यूट्स की एडवाइस समझ नहीं आती तो, राइट। तो देखें राइट सर। इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करेंगे और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हाईलाइट कर देंगे, और ऐसा नहीं है कि कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है तो हम बाकी मेथड्स नहीं लिखेंगे, हम बाकी मेथड्स भी लिखेंगे, लेकिन क्योंकि कंपैरिजन करना है तो हम कंसिलिएशन और आर्बिट्रेशन के इफेक्टिवनेस के ऊपर ज्यादा बात करेंगे और बाकियों को सिर्फ मेंशन कर देंगे, सही है। मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपैरिजन करना, राइट। राइट सर। चलें, तो हर साल आपको जो है एटलीस्ट एक क्वेश्चन एडीआर के ऊपर मिलता है।
पहले हमने 20 जून 20 का खोला हुआ था, अभी 19 के हम पेपर्स खोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2018 का पेपर है, मई जून। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें। There are advantages to using Oh, med- sorry, question 5, sorry. explain the various forms of alternative dispute resolution and evaluate their effectiveness in resolving civil disputes. क्वेश्चन समझ आ रहा है? जी सर। जो बात हमने डिस्कस की है उससे हटके कुछ भी नहीं पूछ रहा है एग्जाम में, राइट? एक दो राइट। और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बाद क्लास एंड करते हैं। सिर्फ मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ कि इसके क्वेश्चंस जो हैं वो किस नेचर के आते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 3, Describe the various forms of alternative dispute resolution. Critically analyze the reasons for the increased popularity of ADR. तो ये इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई एडीआर इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? तो जाहिर सी बात क्यों है है? इफेक्टिवनेस के ऊपर क्वेश्चन है ना? राइट। पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मींस कि इफेक्टिव है। ज्यादा लोग इसके टुवर्ड्स जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये ज्यादा इफेक्टिव है। सही है। जी तो सर। यहाँ पर आप जो है वो सारे एडवांटेजेस की बात करेंगे, सारे मेथड्स की बात करेंगे, और हर मेथड के इंडिविजुअली एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हाईलाइट करें। सही, एक मिनट में 2-4 और पेपर देख।
जी क्वेश्चन नंबर 6। Sir, explain with examples the various methods of ADR available. Discuss why these methods may be preferable to commencing a case in the civil courts. क्या मतलब हुआ, पहले तो मुझे क्वेश्चन समझा। सर इसमें ये पूछ रहा है कि मेथड्स हमें डिस्कस करने हैं एडीआर के, ठीक है, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। जो हम एग्जांपल्स में क्या प्रेफर कर लिखोगे? सकें। सर एग्जांपल्स में आपको ना, जैसे हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल अगर फैमिली केस है, ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट है, वो ओपनली पब्लिकली कोर्ट में डिस्कस होगा तो उससे रेपुटेशन इफेक्ट हो सकती है। फिर हमने बात की थी कि अगर बिजनेस पार्टनरशिप है, सही है, रिलेशनशिप इफेक्ट हो जाएगा, फर्दर फ्यूचर में जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे उस पार्टनरशिप को, राइट। राइट या सर। इसके अलावा कोई फ्रेंडशिप है या कोई भी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप इफेक्ट हो जाएगा कोर्ट में जाने से, सही है, रेपुटेशन डैमेज होगी, सही है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो हमने लेक्चर में डिस्कस की थी। एग्जांपल्स ये एग्जामिनर मांग रहा है तो स्पेसिफिकली मेंशन करनी होंगी, अदरवाइज भी आपको जो है एग्जांपल्स के जो है वो ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं। एग्जामिनर आपको थोड़ा सा अच्छे मार्क्स देता है अगर आप एग्जांपल्स के साथ बात करते हैं। हाँ, तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो आपका ये है कि मेथड्स के ऊपर बात करनी है और एग्जांपल्स की बात करनी है। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है सर, discuss why these methods may be preferable to commencing a case in the civil courts. सर इसमें हम एडवांटेजेस बताएंगे। एडवांटेजेस तो बताएंगे, लेकिन देखें इसको समझें कि एग्जामिनर क्या पूछा है। एग्जामिनर कह रहा है कि मेथड्स, एडीआर के जो मेथड्स अवेलेबल हैं हमारे पास, उनको प्रेफरेंस दी जाती है ओवर कोर्ट प्रोसीडिंग्स। आपके पास दो जी ऑप्शंस सर। अवेलेबल है ना सिविल केसेस के अंदर, या तो आप एडीआर के टुवर्ड्स जाएं या आप क्या आप कोर्ट, कोर्ट सिविल कोर्ट। प्रोसीडिंग्स के टुवर्ड्स जाएं, है ना। तो यहाँ राइट पर कह रहे हैं कि एडीआर के मेथड्स को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो उसकी वजह बताएं, उसका जो वो है रीजन है उसको हाईलाइट करें, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? यस अच्छा, सर। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर मोबाइल पे क्लास ले लो, अदरवाइज लैपटॉप पे तो पिक्चर ले लो इसकी, या सिर्फ ये नोट कर लो। ये विंटर 17 का वेरिएंट वेरिएंट 1-2, अक्टूबर नवंबर 17 वेरिएंट 1-2 क्वेश्चन नंबर 6, ये वीकेंड के ऊपर जो है ना आप अटेम्प्ट करना, राइट सर। ठीक है। अच्छा देखें, 25 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो जो कंटेंट है वो भी अकॉर्डिंगली होगा, राइट। तो थोड़ी सी राइट लेंथी डिस्कशन होगी, तो हर चीज को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। इफेक्टिवनेस की बात करें तो वो भी एग्जांपल्स के साथ जो है वो कंपैरिजन करें विद डिसएडवांटेजेस। मेथड्स की बात करें तो उसमें भी एक मेथड को दूसरे मेथड के साथ कंपेयर करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके आंसर को पढ़ने से रिफ्लेक्शन आनी चाहिए कि आपने क्वेश्चन को आंसर किया। ऐसी रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए कि आपने कोई नोट्स कॉपी पेस्ट किए हैं, राइट। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से आपको जो है अपने आंसर को रिलेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलें क्लास को यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल जो है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इक्विटी लॉ का, इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर इक्विटी राइट लॉ से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके से टॉपिकल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, राइट। अच्छा यार, वो नबील अगर आपका दोस्त है तो उसको आप थोड़ा सा मतलब बोल जी देना सर। कि क्लासेस जो है वो अटेंड करे, क्योंकि क्लासेस मिस करेगा तो समझ नहीं आएगी बात, ठीक है। सही सर। तो कल से मेक श्योर करना कि टाइम पर आ जाओ, आप भी आज थोड़ा सा लेट थे, तो कल से जो है थोड़ा सा इंश्योर करना कि टाइम पर ज्वाइन कर लो, राइट। चलो, राइट। अल्लाह थैंक यू सर। हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।